स्पेस की गहराइयों में एक बेहद बड़ा और महाशक्तिशाली जीव रहता है। वो अपनी ताकत और एनर्जी के लिए अलग अलग प्लैनेट्स को निगल जाता है और उसका नाम है यूनिक्रॉन। अपने इस तबाही के काम को अंजाम देने के लिए यूनिक्रॉन के पास उसके खास चमचे हैं जिन्हें टेररकॉन्स कहा जाता है। इस टीम में स्कर्ज, बैटलर ट्रैप और नाइटबर्ड शामिल हैं। इस बार यूनिक्रॉन ने टेररकॉन्स को एक बेहद खास ट्रांसवार्प की छीनने का काम सौंपा है। इस चाबी में इतनी ताकत है कि ये स्पेस और टाइम के बीच एक पोर्टल खोल सकती है। अगर ये चाबी यूनिक्रॉन को मिल गई तो वो ब्रह्मांड के किसी भी प्लेनेट पर जब चाहे आसानी से पहुंच सकता है। इस ट्रांसवार्प की हिफाजत रोबोट जानवरों का एक ग्रुप करता है जिन्हें मैक्सिमल्स कहा जाता है। वो सब मिलकर इस चाबी की रक्षा कर रहे हैं ताकि ये यूनिक्रॉन के हाथ न लगे। मैक्सिमल्स के लीडर एप्लिंक्ट ये चाबी अपने सबसे भरोसेमंद साथी ऑप्टिमस प्राइमल को सौंप देते हैं। वो प्राइमल और बाकी सभी मैक्सिमल्स को प्लेनेट छोड़कर भागने और इस ट्रांसवार्प की को कहीं छुपा देने का हुक्म देते हैं। प्राइमल वहां रुककर एप्लिंक्ट की मदद करना चाहता है, लेकिन एप्लिंक्ट उस पर जोर डालता है कि वो सब यहाँ से निकल जाएं। वो प्राइमल को मैक्सिमल्स का नया लीडर बनते देखना चाहता है। इसके बाद एप्लिंक्ट अकेले ही टेररकॉन्स के लीडर स्कर्ज का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। स्कर्ज की ताकत के सामने एप्लिंक्ट ज्यादा देर टिक नहीं पाता और आखिरकार मारा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि मैक्सिमल्स ट्रांसवार्प की लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर यूनिक्रॉन स्कर्ज को हुक्म देता है कि कुछ भी हो जाए वो उस ट्रांसवार्प की को ढूंढ कर निकाले। अब कहानी शिफ्ट होती है साल 1994 के ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है नोआ डियाज से, जो यूएस आर्मी का एक पुराना टेक्नीशियन है और अपनी टेक्नोलॉजी की समझ से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। नोआ का छोटा भाई क्रिस एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इसीलिए नोआ पर जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढने का दबाव है ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके और क्रिस के इलाज का खर्चा उठा सके। दूसरी तरफ एक म्यूजियम में काम करने वाली इंटर्न एलेना वॉलेस एक ऐसी चिड़िया की मूर्ति को देखकर अट्रैक्ट होती है जिसके बदन पर अजीब ओ गरीब सिंबल्स बने हुए थे। एलेना की सीनियर जिलियन अंदाजा लगाती है कि ये मूर्ति जरूर इजिप्ट से आई होगी, लेकिन एलेना, जिसे हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है, उन सिंबल्स को नोट कर लेती है ताकि उनके बारे में और रिसर्च कर सके। वहीं नोआ अपने जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि बॉस ने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया है। नोआ से रहा नहीं जाता और वो सीधे बॉस से मिलने उसके केबिन में घुस जाता है। बॉस उसे बताता है कि उसे रिपोर्ट मिली है कि नोआ का पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं था और वो काम ढंग से नहीं करता था। नोआ सफाई देते हुए कहता है कि उसे अपने बीमार भाई का ख्याल रखना पड़ता था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता। परेशान और निराश होकर नोआ आखिरकार अपने दोस्त का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, एक अमीर आदमी की पुरानी पोर्श कार चुराने का। अब वापस चलते हैं म्यूजियम में, जहाँ एलेना जिलियन को उस चिड़िया की मूर्ति का सच समझा रही है। एलेना बताती है कि मूर्ति पर बने सिंबल्स इजिप्शियन नहीं है, यानी ये चिड़िया इजिप्ट के किसी भगवान की नहीं है। लेकिन जिलियन को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये बोलकर जिलियन वहाँ से चली जाती है और एलेना को अकेला छोड़ देती है। लेकिन एलेना के अंदर अभी भी उस मूर्ति को लेकर काफी क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो जिलियन का छूटा हुआ आईडी कार्ड चुरा लेती है ताकि वो उस रूम में जा सके जहाँ उस मूर्ति को रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ एक पार्किंग लॉट में नोआ उस गाड़ी को ढूंढ लेता है जिसे उसे चुराना था। वो चालाकी से उस पोर्श कार का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। अब वापस म्यूजियम में एलेना उस चिड़िया की मूर्ति पर लेजर लाइट डालती है, लेकिन वो ये देखकर दंग रह जाती है कि उसकी इस हरकत से मूर्ति में दरारें आने लगती हैं और वो टूट जाती है और उसके अंदर से निकलती है वही ट्रांसवार्प की चाबी। निकलते ही उसमें से एक अजीब और तेज रोशनी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाती है। दूर खड़े ऑप्टिमस प्राइम, जो ऑटोबॉट्स के लीडर हैं, वो इस रोशनी को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये क्या है और वो तुरंत बाकी सारे ऑटोबॉट्स को एक जगह इकट्ठा होने का सिग्नल भेजते हैं। पार्किंग में नोआ अभी भी कार का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक वो कार खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। नोआ एकदम पैनिक हो जाता है। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कार के दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं और खुलने का नाम नहीं लेते। असल में वो कोई आम कार नहीं थी, बल्कि एक ऑटोबॉट था जिसका नाम था मिराज। मिराज इंजन स्टार्ट करके बाकी ऑटोबॉट्स से मिलने के लिए निकल पड़ता है। नोआ अंदर बैठा बुरी तरह डर जाता है क्योंकि कार पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। नोआ का दोस्त रीक, जो बाहर देख रहा था कि नोआ ने कार चुरा ली है, उसके पीछे आने लगता है। लेकिन जैसे ही रीक देखता है कि पुलिस की गाड़ियां नोआ का पीछा कर रही हैं, वो डर के मारे वहां से भाग निकलता है। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए मिराज चलते चलते ही अपना रूप बदल लेता है। इतना ही नहीं, पुलिस को चकमा देने के लिए मिराज अपने कई सारे होलोग्राम्स भी खड़े कर देता है।
आखिरकार एक सुनसान गोदाम में पहुंचकर मिराज नोआ को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। उसके बाद मिराज कार से एक बड़े रोबोट के रूप में बदल जाता है। नोआ ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। मिराज उसे बताता है कि वो एक एलियन है। नोआ का डर और शौक तब डबल हो जाता है जब वहां बाकी के ऑटोबॉट्स भी एक एक करके पहुंच जाते हैं और उनके साथ होते हैं उनके लीडर ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम मिराज पर गुस्सा होते हैं कि वो बिना सोचे समझे एक इंसान को यहाँ क्यों ले आया। फिर वो आरसी से कहते हैं कि वो नोआ का पूरा रिकॉर्ड चेक करे ताकि उसकी पहचान का पता चल सके। जब उन्हें पक्का हो जाता है कि नोआ से उन्हें कोई खतरा नहीं है तो सारे ऑटोबॉट्स उस रोशनी के बारे में बात करने लगते हैं जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। ऑप्टिमस प्राइम को समझ आ जाता है कि वो रोशनी और किसी चीज की नहीं बल्कि उसी ट्रांसवार्प की है जो हजारों साल पहले गुम हो गई थी। अगर ऑटोबॉट्स को ये चाबी मिल जाती है तो वो इसकी मदद से वापस अपने घर यानी साइबरट्रॉन प्लैनेट पर जा सकते हैं। इसलिए सारे ऑटोबॉट्स उस चाबी को हासिल करने का प्लान बनाते हैं जो इस वक्त म्यूजियम में है। बम्बल भी सुझाव देता है कि क्यों न वो उस म्यूजियम को बम से उड़ा दें और चाबी निकाल लें, लेकिन आरसी इस बात से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सारे इंसान उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनका शिकार करने लगेंगे। ऑटोबॉट्स को कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे किसी को शक न हो। तभी मिराज एक आइडिया देता है। वो कहता है कि उन्हें चाबी निकालने के लिए नोआ का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि नोआ एक इंसान है और वो बिना किसी शक के म्यूजियम के अंदर जा सकता है। ऑप्टिमस प्राइम इस बात के लिए तुरंत तैयार नहीं होते और नोआ भी अभी तक इस सब से काफी कंफ्यूज और परेशान था। नोआ को मनाने के लिए मिराज उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर नोआ इस मिशन में उनकी मदद करेगा तो वो बाद में नोआ को खुद को बेचने देगा जिससे नोआ को काफी पैसे मिल जाएंगे। अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत देखकर नोआ आखिरकार ऑटोबॉट्स की मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद मिराज नोआ को समझाता है कि आजकल ऑप्टिमस प्राइम का बिहेवियर थोड़ा रूड यानी गुस्से वाला इसलिए है क्योंकि उन्हें खुद पर गिल्ट यानी पछतावा है। उन्हें लगता है कि उन्हीं की वजह से सारे ऑटोबॉट्स धरती पर फंस गए हैं। वो यहाँ सिर्फ कुछ वक्त के लिए आए थे लेकिन अब वो वापस नहीं जा पा रहे हैं। फिर मिराज ट्रक का रूप ले लेता है ताकि वो और नोआ म्यूजियम के अंदर जा सकें। लेकिन तभी दूर न्यूयॉर्क के समुद्र में 3 अजीब और गरीब चीजें आकर गिरती हैं। वो तीनों चीजें और कोई नहीं बल्कि टेररकॉन्स थे जो तेजी से म्यूजियम की तरफ बढ़ रहे थे। स्कर्स तुरंत नाइटबर्ड को हुक्म देता है कि वो जाकर ट्रांसवार्प की सही लोकेशन का पता लगाए। तभी म्यूजियम के अंदर की सारी बत्ती अचानक गुल हो जाती है पर नोआ अब पीछे नहीं हट सकता था। उधर अंधेरा होने की वजह से एलेना ने फैसला किया कि अब उसे घर निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगती है उसकी टक्कर नोआ से हो जाती है। नोआ की नजर तुरंत एलेना के हाथ में मौजूद ट्रांसवार्प की पर पड़ती है। नोआ को देखकर एलेना डर जाती है और जोर जोर से सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाने लगती है। नोआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस उसके हाथ में मौजूद चाबी लेने आया है क्योंकि वो चाबी स्पेस से आए रोबोट एलियन की है। मगर एलेना उसकी इस अजीब बात पर भला क्यों ही यकीन करेगी। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पहुँचता है पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से चाबी से निकलने वाली रोशनी गायब हो जाती है। खुशकिस्मती से नोआ और एलेना इस धमाके में बाल बाल बच जाते हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें म्यूजियम के बाहर टेररकॉन्स खड़े नजर आते हैं। स्कर्स अपने बदन से छोटे छोटे रोबोट मकड़ी निकालता है और उन्हें चाबी ढूंढकर लाने के लिए भेज देता है। स्कर्स देख लेता है कि चाबी एलेना और नोआ के पास है, इसलिए वो उन पर सीधा हमला कर देता है। तभी उनकी मदद के लिए मिराज वहां पहुंचता है और उसके पीछे पीछे बाकी के ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं। अब टेररकॉन्स और ऑटोबॉट्स के बीच एक भयंकर जंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से धड़धड़ाती हुई गोलियां और हथियार चलने लगते हैं। इस सब के बीच म्यूजियम के अंदर एलेना और नोआ उन रोबोट मकड़ियों से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से दोनों किसी तरह म्यूजियम के बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाहर खड़े टेररकॉन्स की नजर नोआ के हाथ में मौजूद ट्रांसवार्प की पर पड़ जाती है। ऑटोबॉट्स तुरंत नोआ और एलेना को बचाने के लिए उनके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। पर तभी एक टेररकॉन उनके पास एक बम फेंकता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और नोआ एलेना दूर जा गिरते हैं। इस झटके में चाबी नोआ के हाथ से छूट जाती है और मौका पाकर नाइटबर्ड तुरंत उस चाबी को लपक लेती है। वहीं दूसरी तरफ स्कर्स कामयाब हो जाता है ऑप्टिमस प्राइम को बुरी तरह जख्मी करने में, और जैसे ही स्कर्स ऑप्टिमस प्राइम को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, बम्बलबी बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में स्कर्स अपने हथियार से बम्बलबी के आर पार वार कर देता है।
जिससे बम्बलबी की वहीं मौत हो जाती है। तभी अचानक आसमान से एक अजीब और तेज चीख सुनाई देती है। एक विशालकाय रोबोट चिड़िया वहां आती है और हर तरफ आग की भयंकर लपटें बरसाना शुरू कर देती है। ये और कोई नहीं बल्कि मैक्सिमल्स की एक मेंबर एराजोर थी। क्योंकि टेररकॉन्स को उनकी चाबी मिल चुकी थी, इसलिए स्कर्ज वहां से निकलना ही बेहतर समझता है और वो सब भाग जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद ऑप्टिमस प्राइम का गुस्सा नोआ पर निकलता है। वो नोआ को ब्लेम करते हैं कि वो चाबी की हिफाजत नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि अब इस चाबी की मदद से यूनिक्रॉन, साइबरट्रॉन और धरती समेत सारे प्लैनेट्स को निगल जाएगा। तभी एराजोर उन्हें एक ऐसी बात बताती है जिससे सब दंग रह जाते हैं। वो बताती है कि टेररकॉन्स जो चाबी लेकर गए हैं वो असल में सिर्फ आधी है। दूसरी तरफ स्कर्ज तुरंत यूनिक्रॉन से कांटेक्ट करता है। यूनिक्रॉन ये जानकर आग बबूला हो जाता है कि स्कर्ज जो चाबी लाया है वो आधी है। वो स्कर्ज को हुक्म देता है कि वो बाकी बची आधी चाबी को भी ढूंढ कर निकाले। असल में मैक्सिमल्स ने उस ट्रांसवार्प की को सुरक्षा के लिए 2 हिस्सों में तोड़ दिया था ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे। एराजोर को खुद नहीं पता था कि दूसरा हिस्सा कहाँ है, क्योंकि उसे लगता था कि बाकी सारे मैक्सिमल्स मारे जा चुके हैं। तभी एलेना बीच में आती है और बताती है कि चाबी का दूसरा हिस्सा पेरू के एक इंका टेम्पल में हो सकता है। एलेना को ये बात उस चिड़िया की मूर्ति पर बने सिंबल से समझ आई थी, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही निशान पेरू के इनका मंदिर में भी मिले थे। अब ऑटोबॉट्स को टेररकॉन्स से पहले पेरू पहुंचना था। नोआ और एलेना भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि अब धरती पर भी खतरा मंडरा रहा था और वो यूनिक्रॉन से अपने प्लैनेट को बचाना चाहते थे। पेरू निकलने से पहले नोआ अपने घर जाता है ताकि वो अपने छोटे भाई क्रिस से विदा ले सके। वहाँ क्रिस को घर के बाहर कुछ अजीब आहट सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तो उसे मिराज नजर आता है। मिराज उसे बताता है कि वो और नोआ दुनिया को तबाही से बचाने के एक बड़े मिशन पर जा रहे हैं। क्रिस भी नोआ के साथ चलने की जिद करता है, पर नोआ उसे समझाकर रोक देता है। नोआ मिराज से कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मिराज वादा करता है कि वो कुछ भी हो जाए नोआ की हिफाजत करेगा। अगली सुबह सारे ऑटोबॉट्स नोआ और एलेना के साथ अपनी राइड का इंतजार कर रहे होते हैं, जो उन्हें पेरू लेकर जाएगी। तभी आसमान से एक पुराना कार्गो प्लेन आता है और एक रोबोट में बदल जाता है, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर नाम के उस प्लेन रोबोट में बैठकर सब पेरू की तरफ उड़ चलते हैं, जबकि एराजोर उनके साथ साथ आसमान में उड़ रही होती है। प्लेन के अंदर नोआ दबी आवाज में एलेना से कहता है कि जैसे ही उन्हें ट्रांसवार्प की का दूसरा हिस्सा मिले उन्हें उसे तुरंत बर्बाद कर देना चाहिए। नोआ का मानना था कि अगर चाबी ही नहीं रहेगी तो यूनिक्रॉन कभी धरती पर नहीं आ पाएगा और सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी दिक्कत थी। अगर चाबी टूट गई तो ऑटोबॉट्स कभी वापस साइबरट्रॉन नहीं जा पाएंगे। साथ ही ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन पहुंचकर ऑलस्पार्क की ताकत से बम्बलबी को दोबारा जिंदा करना चाहते थे। इसीलिए नोआ को यह प्लान ऑटोबॉट्स से बिल्कुल छुपाकर रखना था। पेरू के पहाड़ों में लैंड करने के बाद वहां उन्हें एक और ऑटोबॉट मिलता है जिसका नाम है व्हील जैक। व्हील जैक काफी समय से पेरू में ही रह रहा था। वो सभी को उस मंदिर की लोकेशन चेक करने के लिए ले जाता है। व्हील जैक बताता है कि वो इनका मंदिर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस वक्त शहर में एक बड़ा फेस्टिवल चल रहा था और सड़कों पर भारी भीड़ थी। ऑटोबॉट्स वहां खुलेआम नहीं जा सकते थे, क्योंकि इससे इंसानों में खलबली मच जाती। मिराज सलाह देता है कि उन्हें रात के अंधेरे में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम को डर था कि कहीं स्कर्ज उनसे पहले वहां न पहुंच जाए। आखिरकार नोआ खुद आगे आता है और कहता है कि वो और एलेना अंदर जाएंगे। वो दोनों फेस्टिवल की भीड़ में घुल मिलकर आसानी से मंदिर के अंदर घुस सकते हैं। ऑटोबॉट्स बाहर ही रुककर दुश्मन पर नजर रखेंगे। मिराज नोआ को एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक हथियार देता है। इसके बाद सारे ऑटोबॉट्स गाड़ियों का रूप लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उधर नोआ और एलेना भीड़ का फायदा उठाकर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास से निकल जाते हैं और दौड़ते हुए मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन दूर खड़े टेररकॉन्स उन्हें आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। स्कर्ज तुरंत उन रोबोट मकड़ियों को नोआ और एलेना के पीछे भेज देता है। मंदिर के अंदर पहुंचकर एलेना को एक पत्थर पर बिल्कुल वैसा ही सिंबल दिखता है जैसा उसने चिड़िया के बदन पर देखा था, लेकिन वो सिंबल सही ऑर्डर में नहीं लगे थे। एलेना उन पत्थरों को घुमाकर सही जगह पर लाने की कोशिश करती है और नोआ भी दूसरे पत्थरों को घुमाने में उसकी मदद करता है। जैसे ही वो सिंबल सही से मैच होते हैं, अचानक एक पत्थर पीछे हट जाता है और वहाँ एक खुफिया रहस्यमयी रास्ता खुल जाता है जो सीधे जमीन के नीचे जाता है। नोआ और एलेना बिना देरी किए उस अंधेरे रास्ते में अंदर उतर जाते हैं। जमीन के नीचे उन्हें एक बेहद पुराने मंदिर के खंडहर मिलते हैं। वो दोनों बिना वक्त गंवाए चाबी ढूंढने लगते हैं। जल्द ही उन्हें पत्थर का एक बॉक्स मिलता है जिस पर मैक्सिमल्स का सिंबल बना हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रांसवार्प की का दूसरा हिस्सा इसी के अंदर होगा, लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं
तो अंदर कुछ नहीं होता, वो बॉक्स एकदम खाली था। लेकिन एलेना को उस बॉक्स पर एक और सिंबल दिखता है जो बिल्कुल उस चिड़िया की मूर्ति जैसा था। एलेना उस सिंबल को तुरंत अपने हाथ पर नोट करने लगती है। तभी उन्हें वहाँ अजीब सी आहट सुनाई देती है। नोआ एलेना से कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, पर एलेना अभी तक सिंबल पूरा लिख नहीं पाई थी। इतने में नोआ देखता है कि स्कर्ज की वो रोबोट मकड़ी एलेना के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। वो दोनों अपनी जान बचाकर एक टनल की तरफ भागते हैं ताकि उस मकड़ी से बच सकें। नोआ तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस पर मिराज को इसकी खबर देता है। खबर मिलते ही सारे ऑटोबॉट्स उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर स्कर्ज भी ऑटोबॉट्स को आगे बढ़ते देख लेता है और उनका पीछा करने के लिए कार का रूप ले लेता है। अब सड़कों पर एक भयंकर पीछा करने का खेल शुरू हो जाता है। टनल के अंदर नोआ मिराज के दिए हुए वेपन का इस्तेमाल करके उस रोबोट मकड़ी को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। अब ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स दोनों ही उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे जहां नोआ और एलेना मौजूद थे। ऑप्टिमस प्राइम रूप बदलकर स्कर्ज का रास्ता रोक लेते हैं जो उनके बिल्कुल पीछे था। ऑप्टिमस इस बार हर हाल में ट्रांसवार्प की वापस छीनना चाहते थे। उधर नाइट बर्ड और बैटल ट्रैप दूसरे ऑटोबॉट्स के पीछे पड़े थे। आरसी मदद के लिए पुकारती है तो विलजैक उसकी ढाल बनता है। दुश्मनों की गोलियों के साथ साथ अब उन्हें पहाड़ से गिरते हुए पत्थरों से भी बचना था। आसमान से आयराजोर आकर ऑप्टिमस प्राइम की मदद करने लगती है, लेकिन चालाक स्कर्ज आयराजोर पर एक ऐसी चीज फेंक कर मारता है जो उसके बदन पर चिपक जाती है। उस चीज की वजह से आयराजोर का जिस्म धीरे धीरे अंदर से जंग लगने लगता है। स्कर्ज अभी के लिए ऑप्टिमस और बाकी सबको छोड़कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नोआ और एलेना गुफा से बाहर निकल आते हैं, पर अब वो एक घने जंगल के बीच खड़े थे। तभी अचानक उनके सामने मैक्सिमल्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइमल आकर खड़े हो जाते हैं। प्राइमल उनसे गुस्से में पूछते हैं कि वो दोनों ट्रांसवार्प की क्यों ढूंढ रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए मिराज वहां आता है, पर मैक्सिमल्स का एक और मेंबर चीटोर मिराज पर हमला कर देता है। व्हीलजैक भी बीच बचाव करने आता है, पर उसे राइनॉक्स रोक लेता है। मौका देखकर आरसी और ऑप्टिमस प्राइम भी वहां पहुंच जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम गुस्से में ऑप्टिमस प्राइमल पर अपनी गन तान लेते हैं और गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी जख्मी एराजोर वहां आकर उन्हें रोकती है। वो ऑप्टिमस प्राइम को बताती है कि ये सब दोस्त हैं और बचे हुए मैक्सिमल्स हैं। फिर एराजोर प्राइमल को ये भी बताती है कि स्कर्ज धरती पर पहुंच चुका है और उसके पास ट्रांसवार्प की का आधा हिस्सा है, इसलिए उन्हें हर हाल में बचा हुआ दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा। जब ऑप्टिमस प्राइम बताते हैं कि नोआ और एलेना को मंदिर के अंदर कुछ नहीं मिला, तो ऑप्टिमस प्राइमल उन्हें एक सच बताता है। वो कहता है कि चाबी पहले वहीं थी, लेकिन उसने सुरक्षा के लिए उसे वहां से हटाकर कहीं और छुपा दिया था। इसके बाद प्राइमल सभी को उस जगह लेकर जाता है जहां उन्होंने चाबी का दूसरा हिस्सा छुपा कर रखा है। वो सब एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जिसके लीडर का नाम अमारो है। प्राइमल बताता है कि ये लोग उनके कबीले के आखिरी लोग हैं जो पिछले सैकड़ों सालों से मैक्सिमल्स के साथ मिलकर यहाँ रह रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उन्हें ट्रांसवार्प की का वो बचा हुआ आधा हिस्सा सौंप देती है। ऑप्टिमस प्राइम वो चाबी मांगते हैं ताकि वो उसके जरिए स्कर्ज को लालच देकर यहाँ बुला सकें, लेकिन प्राइमल इतना बड़ा रिस्क लेने से साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि अगर स्कर्ज किसी तरह पूरी चाबी हासिल करने में कामयाब हो गया तो धरती पर से जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद प्राइमल ऑप्टिमस प्राइम को एक ऐसी घाटी में लेकर जाता है जो नेचुरल एनर्जी से भरपूर थी। प्राइमल अंदाजा लगाता है कि इस एनर्जी से बम्बलबी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें एनर्जी का एक बहुत बड़ा झटका चाहिए होगा। तभी वो घाटी एक्टिवेट होगी और बम्बलबी वापस जिंदा हो पाएगा। उधर एलेना उन सारे सिंबल्स को अपनी डायरी में लिखने लगती है जो उसे गुफा के अंदर मिले थे। एलेना को समझ आता है कि ये सिंबल्स बिल्कुल उस चिड़िया की मूर्ति जैसे ही हैं। तभी नोआ उसके पास आता है। एलेना नोआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस आधे हिस्से को बर्बाद करने का अपना प्लान छोड़ दें। एलेना का मानना था कि कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे धरती और साइबरट्रॉन प्लैनेट दोनों को यूनिक्रॉन के हमले से बचाया जा सके, लेकिन नोआ अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो चाबी को हर हाल में खत्म कर देगा, क्योंकि वो सबसे पहले अपने प्लैनेट और अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहता था। एलेना उसे समझाती है कि वो भी अपने परिवार को बचाना चाहती है और बिल्कुल वैसे ही ऑप्टिमस प्राइम भी बाकी सारे ऑटोबॉट्स की हिफाजत करना चाहते हैं। अगली सुबह एलेना की आंख एराजोर के दर्द से कराहने की आवाज सुनकर खुलती है। एलेना उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है क्योंकि एराजोर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। एराजोर जवाब देती है कि वो अपने जिस्म के अंदर स्कर्ज के उस बुरे असर को महसूस कर पा रही है। तभी अमारो एक ट्रम्पेट बजाकर सभी को आने वाले खतरे का सिग्नल देता है। इस सब के बीच एराजोर अचानक होश खो बैठती है और वहां से उड़ जाती है। ऑप्टिमस प्राइम उस पर निशाना लगाते हैं, पर प्राइमल
प्राइमल उन्हें रोक देता है। प्राइमल सभी को तुरंत तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि स्कर्ज को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। इसके बाद प्राइमल ट्रांसवार्प की का वो आधा टुकड़ा नोआ को सौंप देता है। वो नोआ और एलेना से कहते हैं कि वो इस चाबी को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाएं और उनका डर बिल्कुल सही साबित होता है। टेरर कॉन्स उन पर एक जोरदार हमला कर देते हैं। नोआ और एलेना अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक नदी के किनारे पहुंचकर नोआ का सब्र टूट जाता है और वो उस आधे टुकड़े को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ऑप्टिमस प्राइम वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और नोआ अपना इरादा बदल लेता है। एलेना उस चाबी को अपने हाथ में ले लेती है, पर तभी अचानक वहां स्कर्ज के कब्जे में आई एयराजोर आती है और एलेना को चाबी समेत अपने साथ आसमान में उड़ा ले जाती है। ऑप्टिमस प्राइमल बेहद मुश्किल से एयराजोर का पीछा करता है। आखिरकार प्राइमल एलेना को ढूंढ निकालता है, लेकिन वहां पहले से ही स्कर्ज मौजूद था, जिसे अब ट्रांसवार्प की के दोनों हिस्से मिल चुके थे। स्कर्ज के कब्जे में आई एयराजोर अब प्राइमल पर ही हमला कर देती है। प्राइमल उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। एयराजोर उल्टी प्राइमल और एलेना पर आग बरसाना शुरू कर देती है। आखिरकार मैक्सिमल्स की उस कसम को पूरा करने के लिए, जिसमें उन्हें हर हाल में इंसानों की हिफाजत करनी थी, प्राइमल को भारे मन से अपनी ही साथी एयराजोर को मौत के घाट उतारना पड़ता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्कर्ज एक ऐसी पोर्टल ब्रिज खड़ी कर देता है जहां से यूनिक्रॉन धरती पर दाखिल हो सके। वो ट्रांसवार्प की को एक्टिवेट करके उस आसमानी पोर्टल को खोल देता है। दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम नोआ से माफी मांगते हैं क्योंकि वो धरती की हिफाजत नहीं कर पाए। उन्हें अब एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि दुश्मन का सामना करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए था। मगर अब तक नोआ और ऑप्टिमस दोनों अपने अपने ईगो पर अड़े हुए थे। नोआ सिर्फ धरती को बचाना चाहता था और ऑप्टिमस वापस साइबरट्रॉन जाना चाहते थे। यूनिक्रॉन को हराने के लिए उनका एक होना जरूरी था। ऑप्टिमस की बात सुनकर नोआ उन्हें एक साथ मिलकर यूनिक्रॉन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन प्राइम कहते हैं कि अब ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि स्कर्ज ने ट्रांसवार्प की को एक्टिवेट कर दिया है। अगर पोर्टल खुलने के इस प्रोसेस में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की गई तो एक भयंकर धमाका होगा। इस प्रोसेस को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका था, एक खास एक्सेस कोड। वो कोड इस चाबी के साथ ही आया था, पर उसका आधा हिस्सा एयराजोर की मौत के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो चुका था। तभी एलेना को अपनी डायरी में लिखे वो सिंबल्स याद आते हैं जो उसने एयराजोर की मूर्ति और गुफा के अंदर देखे थे। वो समझ जाती है कि वो सारे सिंबल्स और कुछ नहीं बल्कि वही एक्सेस कोड है जिसे डालकर इस पोर्टल को बंद किया जा सकता है। जब सबको ये पता चलता है तो वो इस आखिरी और मुश्किल मौके का फायदा उठाने का फैसला करते हैं। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइमल उन्हें उस कंट्रोल पैनल तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता बताता है जहां कोड एंटर करना था। वो रास्ता एक पुरानी टनल से होकर जाता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सुरंग मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स के लिए बहुत छोटी और संकरी थी। सिर्फ नोआ और एलेना ही उस रास्ते से अंदर जा सकते थे। लेकिन नोआ और एलेना को बहुत तेजी से काम करना होगा इससे पहले कि पोर्टल पूरी तरह खुल जाए और यूनिक्रॉन धरती पर कदम रख दे। प्लान ये बनता है कि जब तक एलेना और नोआ चुपके से अंदर जाएंगे तब तक सारे ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर बाहर टेररकॉन्स का ध्यान भटकाएंगे। उधर दूर आसमान में वो भयंकर पोर्टल अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। स्कर्ज तुरंत अपनी सारी रोबोट फौज को बुलाता है ताकि वो आने वाले ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स का सामना कर सकें। सारे मैक्सिमल्स अब अपने रोबोट रूप में बदल जाते हैं ताकि वो खुलकर लड़ सकें और इस तरह एक बेहद भयंकर आखिरी जंग शुरू हो जाती है। मिराज यहाँ नोआ और एलेना की मदद करता है ताकि वो उस टनल तक पहुंच सकें जो सीधे कंट्रोल पैनल की तरफ जाती है। मिराज उन्हें तुरंत अंदर जाकर कोड एंटर करने को कहता है और साथ ही ये वादा करता है कि जब तक वो अंदर हैं वो बाहर चाबी की हिफाजत कर रहे स्कर्ज का ध्यान भटकाएगा। स्कर्ज को चकमा देने के लिए मिराज अपने कई सारे नकली होलोग्राम्स खड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइमल और ऑप्टिमस प्राइम दोनों मिलकर बैटलर ट्रैप पर टूट पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच स्कर्ज मिराज पर भारी पड़ जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी स्कर्ज की नजर उस टनल पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि नीचे इंसान है। स्कर्ज तुरंत नोआ को पकड़ लेता है जबकि एलेना किसी तरह जान बचाकर आगे भाग निकलती है। अपने दोस्त नोआ को बचाने के लिए जख्मी मिराज एक बार फिर स्कर्ज पर हमला कर देता है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए स्कर्ज से लड़ता रहता है, भले ही उसके सारे वार बेअसर जा रहे थे। स्कर्ज जैसे ही नोआ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपना वेपन निकालता है, मिराज बीच में आकर नोआ के लिए ढाल बन जाता है। मिराज मरते मरते भी क्रिस से किया अपना वादा निभा रहा होता है। स्कर्ज मिराज पर तब तक हमले करता है जब तक वो पूरी तरह टूटकर चूर चूर नहीं हो जाता।
इसके बाद स्कर्ज एलेना का शिकार करने के लिए अपनी रोबोट मकड़ियों को उसके पीछे भेज देता है। उधर एलेना रास्ता ढूंढते हुए कंट्रोल पैनल के बिल्कुल पास पहुंच जाती है, लेकिन वो जगह नीचे उबलते हुए गर्म लावा के ठीक ऊपर थी। आसमान में पोर्टल अब इतना बड़ा हो चुका था कि यूनिक्रॉन वहां से अपनी और फौज धरती पर भेज रहा था। पूरे आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और पूरी धरती के लोग इस खौफनाक नजारे को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। नोआ, जो इस वक्त बचे हुए मिराज के जिस्म के नीचे छुपा हुआ था, वो बेबस होकर यूनिक्रॉन की फौज को धरती पर उतरते हुए देख रहा होता है। मिराज के खत्म होने के बाद नोआ का हौसला टूट चुका था और उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी मिराज के हाथ में मौजूद उस पुराने रेडियो से अचानक उसे अपने छोटे भाई क्रिस की आवाज सुनाई देती है। क्रिस उसे हिम्मत दे रहा था। क्रिस की बातें नोआ के अंदर एक नई जान फूंक देती हैं और तभी एक चमत्कार होता है। उन दोनों की बातें सुनकर मिराज के बचे हुए पार्ट्स में अचानक पावर आ जाती है। मिराज अपने पूरे जिस्म को एक ऑटोमेटिक सूट की तरह नोआ के शरीर से जोड़ देता है, जिससे नोआ को एक सुपर रोबोट की ताकत मिल जाती है। नई ताकत के साथ नोआ खड़ा होता है और सीधा स्कर्ज पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस सूट की वजह से नोआ के पास अब टर्बो पावर थी, जिससे वो आसमान में उड़ भी सकता था। मौका देखकर ऑप्टिमस प्राइम भी नोआ की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर स्कर्ज को धूल चटाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ एलेना कंट्रोल पैनल के पास अकेले उन रोबोट मकड़ियों से बच रही थी। बहुत मुश्किल से एलेना एक मकड़ी को नीचे उबलते हुए गर्म लावे में फेंकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस चक्कर में उसकी वो डायरी नीचे गिरने वाली होती है जिसमें एक्सेस कोड लिखा था। खुशकिस्मती से एलेना सही वक्त पर उसे लपक लेती है। तभी उस आसमानी पोर्टल से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे एनर्जॉन कहा जाता है। ये एनर्जॉन एनर्जी पूरे इलाके में फैल जाती है और वहां तक पहुंचती है जहां बम्बलबी का जिस्म रखा था। और वहीं होता है एक और चमत्कार। इस जोरदार एनर्जी सर्ज की वजह से बम्बलबी दोबारा जिंदा हो जाता है। उधर आसमान में नाइटबर्ड नोआ को पकड़कर उड़ जाती है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइमल की मदद से नोआ खुद को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है। वहीं जमीन पर ऑप्टिमस प्राइम को ढेर सारी रोबोट मकड़ियां चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ठीक उसी वक्त स्ट्रेटोस्फीयर प्लेन वहां आता है और उसके अंदर से जंप मारता है हमारा हीरो बम्बलबी। बम्बलबी आते ही स्कर्ज की फौज और ऑप्टिमस को घेरने वाली मकड़ियों पर तबाह-तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। वो नोआ के पीछे पड़ी नाइटबर्ड पर भी हमला करता है और दोनों के बीच हवा में ही एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। स्कर्ज हवा में उड़ते हुए बम्बलबी पर निशाना लगाता है, लेकिन बम्बलबी चालाकी से नाइटबर्ड को ही ढाल बना लेता है, जिससे स्कर्ज का वार सीधे नाइटबर्ड को लगता है और वो हवा में ही चिथड़े चिथड़े हो जाती है। अब सारे ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर एलेना के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, ताकि एलेना बिना किसी रुकावट के पैनल में कोड डालकर पोर्टल को बंद कर सके। अपनी टीम को हारते देख स्कर्ज यूनिक्रॉन से मदद मांगता है। यूनिक्रॉन तुरंत धरती पर बड़े बड़े रोबोट बिच्छू भेज देता है। अब दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई चल रही थी। एलेना पहुंचे हुए खतरे के बीच एक एक करके सारे कोड्स एंटर कर रही होती है। आसमान में यूनिक्रॉन का एक बड़ा हिस्सा पोर्टल के अंदर दाखिल हो चुका था। आखिरकार एलेना सारे कोड सही से डाल देती है, लेकिन तभी गुस्से में बौखलाया हुआ स्कर्ज आकर उस कंट्रोल पैनल को ही पूरी तरह तबाह कर देता है, जिससे पोर्टल बंद होने का प्रोसेस रुक जाता है। ऑप्टिमस प्राइम गुस्से में आगे बढ़ते हैं और एक खूंखार फाइट के बाद आखिरकार स्कर्ज का खात्मा कर देते हैं। स्कर्ज को मारने के बाद ऑप्टिमस प्राइम सभी को तुरंत यहाँ से भागने का हुक्म देते हैं, क्योंकि वो अकेले ही उस ट्रांसवार्प की को तबाह करने वाले थे। पहले तो सभी उन्हें छोड़कर जाने से मना करते हैं, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उधर यूनिक्रॉन ऑप्टिमस को चाबी तोड़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यूनिक्रॉन ऑप्टिमस प्राइम को लालच देते हुए कहता है कि अगर वो चाबी नहीं तोड़ेंगे तो वो उन्हें बेहद महान और बड़ी शक्तियां देगा। मगर ऑप्टिमस उसके इस लालच में नहीं आते। वो बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से उस ट्रांसवार्प की पर वार करके उसे हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं। चाबी टूटते ही वहाँ एक बेहद भयंकर और जोरदार धमाका होता है। पोर्टल बंद होने लगता है और एक बहुत बड़ा व्हर्लपूल बन जाता है, जिसमें यूनिक्रॉन और उसकी सारी रोबोट फौज वापस स्पेस में खिंचने लगती है। मगर इस जबरदस्त खिंचाव की वजह से ऑप्टिमस प्राइम भी खुद को रोक नहीं पाते और पोर्टल की तरफ खींचने लगते हैं। वो बचने के लिए हाथ पैर मारते हैं, पर उनका कंट्रोल छूट जाता है। तभी अचानक नोआ का हाथ आकर ऑप्टिमस प्राइम को थाम लेता है। ऑप्टिमस नोआ से कहते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए, मगर नोआ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब वो दोनों एक ही टीम है। नोआ अपनी पूरी ताकत से ऑप्टिमस को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर रोबोट का वजन इतना ज्यादा था कि नोआ के हाथ से उनका ग्रिप छूटने लगता है।
ठीक उसी वक्त ऑप्टिमस प्राइमल वहां पहुंचता है और ऑप्टिमस प्राइम का हाथ पकड़कर उन्हें एक झटके में ऊपर सुरक्षित जगह पर फेंक देता है। जमीन पर आते ही ऑप्टिमस प्राइम तुरंत ट्रक का रूप ले लेते हैं और नोआ अपने सूट की टर्बो पावर को ऑन करके उन्हें तेजी से बाहर निकलने में मदद करता है। आखिरकार वो सब वहां से जिंदा बच निकलते हैं और वो खौफनाक पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाता है। यूनिक्रॉन अभी मरा नहीं है, वो बस ब्रह्मांड के किसी कोने में दुबक कर बैठ गया है और मौका पाकर वो एक दिन जरूर वापस आएगा। हालांकि ट्रांसवार्प की टूटने की वजह से ऑटोबॉट्स ने वापस अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन जाने का मौका हमेशा के लिए खो दिया है, पर इस धरती पर उन्हें कुछ ऐसे सच्चे और बहादुर दोस्त मिल गए हैं जिनके साथ मिलकर वो किसी भी बड़ी से बड़ी बुराई का सामना कर सकते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद नोआ वापस अपने घर लौटता है और अपने छोटे भाई क्रिस और अपनी माँ से मिलता है। सारी मुसीबतें अब टल चुकी थीं। कुछ ही दिनों बाद नोआ को एक नई कंपनी से जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू पर जाने से पहले नोआ टीवी पर देखता है कि एलेना का इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि उसने जमीन के नीचे एक बेहद पुराने खुफिया मंदिर की खोज करके पूरी दुनिया में नाम कमा लिया था। इसके बाद नोआ इंटरव्यू देने के लिए एक ऑफिसर के केबिन में पहुंचता है। ऑफिसर नोआ का रेज्यूमे देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड और वर्क एक्सपीरियंस तो बहुत कम है। ये सुनकर नोआ थोड़ा मुस्कुराता है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, सर अभी हाल ही में मैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के सीक्रेट मिशन से काम पूरा करके लौटा हूँ। वो ऑफिसर नोआ से पूछता है कि वो किस इंटरनेशनल काम की बात कर रहा है। अब नोआ भला उसे सच कैसे बताता कि वो स्पेस से आए एक विशालकाय मॉन्स्टर यूनिक्रॉन से लड़कर आया है। इसलिए नोआ बात को घुमाने के लिए एक झूठ बोल देता है, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जो नोआ को हैरान कर देती है। वो ऑफिसर मुस्कुराकर कहता है कि उसे सब पता है कि नोआ एलेना के साथ पेरू में था और उन्होंने ऑटोबॉट्स की मदद की है। नोआ को लगता है कि ये कोई CIA का एजेंट है, लेकिन वो ऑफिसर बताता है कि वो गवर्नमेंट की एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका काम दुनिया पर आने वाले बड़े खतरों और तबाही को रोकना है। वो ऑफिसर बताता है कि उसने खुद नोआ को ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स के साथ लड़ते हुए देखा था। धरती को बचाने के लिए नोआ को शुक्रिया कहते हुए वो ऑफिसर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता है। वो बताता है कि सरकार नोआ के छोटे भाई क्रिस के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसका फ्री ट्रीटमेंट चलेगा। इसके बाद वो ऑफिसर नोआ को अपना एक कार्ड देता है जिसके पीछे लिखा होता है GI जो। अब कहानी के बिल्कुल एंड में नोआ का दोस्त रीक वहां आता है और देखता है कि नोआ बर्बाद हो चुके मिराज के पार्ट्स को जोड़कर उसे दोबारा ठीक करने में अपना वक्त खराब कर रहा है। रीक नोआ को सलाह देता है कि इस कबाड़ गाड़ी को बेच देना चाहिए, लेकिन नोआ मुस्कुराकर कहता है कि वो इस कार को कभी नहीं बेचेगा क्योंकि ये उसके लिए बहुत स्पेशल है। रीक कहता है कि ये बस एक कबाड़ डब्बा है, पर तभी नोआ मिराज को आवाज लगाता है और देखते ही देखते मिराज के सारे पुर्जे जुड़ते हैं और वो एक रोबोट के रूप में खड़ा हो जाता है। ये देखकर रीक के डर के मारे होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ हमारी फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ये वाला फायर इमोजी भर दो ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई और आपने वीडियो पूरा देखा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब हम और भी मजेदार वीडियो डालें तो वीडियो आप तक पहुंच पाए।